जिस विमान से राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं उसे एयरफोर्स 1 विमान कहते हैं और यह दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है, जो 3 मंजिला विमान है, यानी 3 मंजिला बिल्डिंग की तरह है और जिसका फ्लोर एरिया ही लगभग 4000 वर्ग फीट का है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह विमान कितना विशाल है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर, यह एयरफोर्स स्टेशन है पालम का, यहां पर लैंड करने के बाद आज राष्ट्रपति जो बाइडेन का जबरदस्त स्वागत हुआ और इस दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए भारत में अमेरिका के राजदूत भी वहां मौजूद थे, जो अपनी छोटी बेटी को भी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज मिलाने के लिए लाए थे और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी राजदूत की बेटी को गले लगाया, उनसे थोड़ी देर बात भी की। ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, इनके बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, लोग असल में इन्हें सिर्फ राजनीति की मशीन समझते हैं। लोगों को लगता है, आप सबको भी लगता होगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ प्रशासन के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन इनमें भावनाएं भी होती हैं। और ये जो आज की जो कूटनीति है, ये जो आज की डिप्लोमेसी है, ये भावनाओं पर भी आधारित है, ये दोस्ती पर भी आधारित है और दोस्ती के बहुत सारे रंग अब अगले 2-3 दिन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां से सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं और इस साल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह दूसरी बार मुलाकात हो रही है। आपको याद होगा, इससे पहले कुछ ही महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे, तब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर पर उनका वैसे ही गर्मजोशी से स्वागत किया जैसा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज शाम को जो बैठक हुई है, जो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, इसे आप आज की सबसे बड़ी बैठक कह सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बैठक आज आप इसे मान सकते हैं। और नमस्ते की बजाय उन्होंने उन्हें जय सिया राम कहकर विश किया और उनका जो स्वागत है वो जय सिया राम के साथ हुआ। और इसके जवाब में ऋषि सुनाक ने भी उन्हें यही जवाब दिया, जय सिया राम। इसलिए सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं उन्हें आज ये शब्द बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए आप, ऋषि सुनाक जैसे ही आए, अश्विनी चौबे ने उन्हें कहा जय सिया राम और फिर ऋषि सुनाक ने भी जय सिया राम कहकर उनका अभिनंदन किया। ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भी हैं और वो पहली बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आए हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी मूल भूमि पर आज वो आए हैं। आज भारत पहुंचने के बाद उन्होंने अपने एक बयान में यह बात भी कही कि वो खुद को हिंदू होने पर गर्वान्वित महसूस करते हैं और वो अपने इस भारत दौरे पर भी कुछ समय निकालकर मंदिर जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर भी यह बात कही कि ब्रिटेन किसी भी तरह के उग्रवाद का समर्थन नहीं करता। यानी आते ही उन्होंने जो बातें कही वो सारी बातें वो हैं जो हर भारतीय
सुनना चाहेगा और सुनकर उन्हें जरूर पसंद करेगा। ऋषि सुनक के अलावा आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत पहुंच चुकी हैं और बांग्लादेश वैसे तो G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विशेष आमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस समिट में हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर दिल्ली आई है और उन्होंने इस समिट से पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा और विकास के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और उनका नाम है प्रवीण कुमार जुगनाथ। इनमें पहला मुद्दा है वैश्विक चुनौतियां, जिसमें सभी देश एक समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं और ये चुनौतियां क्या हैं जिनका असर सब पर पड़ रहा है। ये चुनौतियां हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और इसकी वजह से पैदा हो रहा ऊर्जा का संकट, अनाज का संकट और इससे प्रभावित होती ग्लोबल सप्लाई चेन। आपने देखा होगा इस युद्ध की वजह से खास तौर पर यूरोप तो बहुत ही मुश्किल में है, वहां बिजली का संकट हो गया है, अनाज का संकट हो गया है और उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है, सप्लाई चेन टूट गई है। दूसरा मुद्दा है विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने पर विचार। तो अभी क्या होता है कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्हें अभी और आगे विकसित होने में समय लग रहा है, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए ताकि पूरा एक समय ऐसा है जब पूरा की पूरी जो दुनिया है, विश्व है, वो एक समान हो जाए, सब जगह विकास पहुंच जाए और ये जिम्मेदारी है विकसित देशों की। तो ये बताया जाएगा कि जो विकसित देश हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कैसे कम विकसित देशों की मदद कर सकते हैं और कैसे वहां पर भी विकास पहुंचे, इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए उन्हें और ज्यादा पैसा दिया जाए, रिसोर्स दिए जाए। तीसरा मुद्दा है डेट मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना, यानी जो उधार का जो मैनेजमेंट होता है उसे व्यवस्थित करना। और चौथा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए सभी देशों के बीच एक आम सहमति बनाना। ये मुद्दे हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया में हर देश के अलग अलग विचार हैं, हर देश के अलग अलग नियम हैं, हर देश में अलग अलग कानून हैं। ये मुद्दे पिछले साल की बैठक में भी थे, लेकिन क्योंकि इस बार के समिट का सरपंच भारत है, इसलिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में अपनी तरफ से 3 मुद्दों को इस समिट के एजेंडे में और शामिल किया है। अब ये कौन से मुद्दे हैं जिन्हें भारत दुनिया के सामने पेश करना चाहता है? पहला मुद्दा है ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पर G20 में पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन भारत इस मुद्दे को एक नई अप्रोच के साथ दुनिया के सामने लेकर आया है, जिसे उसने लाइफ का नाम दिया है, LIFE, लाइफ का नाम उसने दिया है। और भारत ये ग्रीन डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। भारत का कहना है कि वो इन देशों के साथ ऐसे विकास को अपनाने का लक्ष्य रखता है जिसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा गया हो और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित हो। अब देखिए इसके पीछे सोच क्या है। भारत तो सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म में हम प्रकृति में भगवान देखते हैं, हम तमाम जीव जंतुओं में भगवान का रूप देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं। हम प्रकृति में, नदियों में, जल में, सूर्य में, सब जगह भगवान का रूप देखते हैं, पहाड़ों में भगवान का रूप देखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृति को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा मुद्दा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत का UPI है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम माना जाता है। और आप में से ज्यादातर लोग इस UPI का अभी इस्तेमाल कर रहे होंगे जब आप अपने फोन के जरिए आजकल किसी भी चीज की पेमेंट कर देते हैं। इस मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। और तीसरा मुद्दा है विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर कल G20 की बैठक में भारत की पहल पर चर्चा होगी। G20 का समिट हर साल होता है, लेकिन भारत में हो रहा इस बार का समिट खास क्यों है? ये कई मायनों में पुराने समिट से बिल्कुल अलग है। अब ये समझिए ये अलग क्यों है।
पहले वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका दरवाजा खटखटाने तक सीमित थी, जिसमें हम दुनिया के बड़े बड़े एलीट क्लब्स में जाकर दरवाजा खटखटाते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि हमें भी उनके इस क्लब में यानी इस मंच में प्रवेश करने दिया जाए, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दी जाए, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन अब भारत की यह भूमिका बदल चुकी है। अब हमारा देश न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ एक ही टेबल पर बैठा है, बल्कि इस टेबल की मुख्य जो कुर्सी है उस कुर्सी पर भारत बैठा है। और आज हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों से इन्विटेशन पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि इस बार हम दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट कर रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब हम इनविटेशन का इंतजार नहीं कर रहे, अब हम इनवाइट कर रहे हैं। यह फर्क है। इस बार का G20 इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार भारत ने अपने हिसाब से, अपनी नजर से और अपने अनुभव से इस समिट का पूरा एजेंडा तैयार किया है और उसे बड़े ही अद्भुत तरीके से लागू किया है। पहला, यह समिट कोविड के बाद की चुनौतियों के बीच हो रहा है, जिसमें कोविड ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तोड़ दिया। सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। कोविड से सारे देश परेशान है। ये ऐसे समय में हो रहा है। दूसरा, यह समिट ऐसे समय में हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल बीत चुके हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है, इसमें ऊर्जा, कच्चे तेल और अनाज का संकट काफी गहरा हो रहा है और पूरी दुनिया इससे संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के मुद्दे पर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है, पोलराइज हो चुकी है। जो G20 के जो देश हैं ये भी 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ रशिया के साथ हैं, कुछ यूक्रेन के साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ हैं। इसलिए इस मुद्दे पर सहमति बनाना सबसे मुश्किल चुनौती है क्योंकि इसने पूरे दुनिया को बांट कर रख दिया है। तीसरी चुनौती है चीन का विस्तार और चीन की हर कीमत पर महाशक्ति बनने की जिद, जिसके लिए वो अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है। चीन चाहता है कि वो महाशक्ति की जो एक गद्दी है वहां से वो अमेरिका को हटाए और उस कुर्सी पर खुद बैठ जाए, और इसके लिए उसने ठान लिया है और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए ये जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, ये चीन के विस्तार से परेशान है, चीन को रोकना चाहते हैं। सबसे पहले सभी देशों के नेता एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे। इस फोटो के बाद इस समिट की औपचारिक शुरुआत होगी। सबसे पहला सेशन सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसे वन अर्थ का नाम दिया गया है। यह सेशन दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच अलग अलग देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, बैठकें होंगी। फिर दोपहर 3 बजे से इस समिट का दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसका नाम है वन फैमिली, यानी एक परिवार। हम सब एक परिवार की तरह हैं। और यह सेशन 1 घंटा 45 मिनट का होगा। सारे कार्यक्रम उसी कन्वेंशन सेंटर में होंगे जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। और इन सारी बैठकों के बाद कल शाम को लगभग 5 बजे सभी नेता अपने अपने होटल्स के लिए रवाना हो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर रात को 8 बजे इसी भारत मंडपम पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता इस डिनर पर मिलेंगे, शामिल होंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके अलावा इस डिनर में देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया गया है, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी इसमें, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है। और भी जो हमारे देश के बड़े बड़े राज्य हैं उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। और ये उम्मीद है कि ये सारे नेता कल दिल्ली में इस डिनर में शामिल होंगे। और ये वही डिनर है जिसके बारे में शुरू में ही विवाद हो गया था, क्योंकि इस डिनर का जो इनवाइट आया था उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जो इनवाइट था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो कौन कौन आने वाला है ये हम आपको बता चुके हैं, टाइम टेबल हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी इससे नाराज है अभी, क्योंकि इस डिनर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं आमंत्रित किया गया है। लेकिन दूसरा तथ्य है कि इस डिनर में दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों को भी आमंत्रित नहीं किया गया है।